नमस्ते, हम हैं राजेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशनल कवरेज। और आज अपने नेशनल कवरेज पर हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, एक नई सीरीज जिसका नाम है शैडो पॉलिटिक्स। दरअसल ये जो शैडो पॉलिटिक्स है ये एक किताब है, शैडो पॉलिटिक्स, जिसके आधार पर इस सीरीज को बनाया गया। और कुछ दिन पहले हमने इस शैडो पॉलिटिक्स किताब पर अपने कार्यक्रम किताब पर चर्चा में कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था। इस शैडो पॉलिटिक्स जो किताब है इसके लेखक हैं अनिल राय। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रहने वाले हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और वर्तमान में वो न्यूज़ एडिटर हैं, एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट के पद पर हैं और नेटवर्क 18 में काम करते हैं। इस किताब में उन्होंने देश की नामचीन हस्तियों के बारे में कुछ ऐसी अनछुई कहानियाँ लिखी हैं जिसके बारे में अभी भी अधिकतर अमूमन लोगों को पता नहीं होगा। और वो कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको एक बारगी चौंका देगी। और इसी में हम आज अपना सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम होगा शैडो पॉलिटिक्स। और आज इसकी पहली कड़ी में हम आपके साथ साझा करेंगे कहानी उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बारे में। मायावती भारतीय राजनीति के इतिहास में इकलौती ऐसी महिला हैं जो इन्होंने अपने दम पर, अपने समर्पण की बदौलत वो मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचने का ख्वाब बड़े बड़े लोग देखते हैं और शायद उनको सफलता नहीं मिल पाती है। 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना करने वाले कांसीराम साहब ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इस जो पूरी दलितों की लड़ाई है या जो जिसके लिए वो पार्टी वो संगठन बना रहे हैं उसकी अगुवाई दलित की बेटी मायावती करेगी। वो मायावती जो कभी परछाई बनकर कांसीराम साहब के जीवन में आई थी। मायावती के जीवन में एक और कोइंसिडेंस है और इसे एक बड़ा कोइंसिडेंस कह सकते हैं आप कि मायावती का जन्म जिस वर्ष हुआ सन 1956 में, उसी वर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु भी हुई थी। तो हम आज बात कर रहे हैं मायावती की। और आप जानिए मायावती के बारे में एक सबसे बड़ी बात कि जब आज से करीब 2-2.5 दशक पूर्व एक रात के 1 बजे, जब रात के 1 बज रहे थे, घड़ी 1 बजा रही थी, वो एक क्षण था जिसने मायावती के जीवन को पूरा यू टर्न बदल दिया था। और ये वो पल था जब रात के 1 बजे कांसीराम साहब ने मायावती का दरवाज़ा नॉक किया था, खटखटाया था और उस पल ने मायावती का जीवन बदल दिया था। तो क्या थी वो घटना? वो घटना दरअसल ये थी कि ये दौर था जब राजनारायण साहब मायावती को माफ़ कीजिएगा, राजनारायण साहब ने जब 1970 में इंदिरा गांधी को उनके परंपरागत सीट से हराया था और एकाएक वो देश भर की सुर्खियों में आ गए थे। उस वक्त वो केंद्रीय मंत्री थे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें दलितों के उनके हक व अधिकार को लेके, वंचितों के अधिकारों को लेके एक कार्यक्रम था। इसमें राजनारायण साहब भी वक्ता थे और भी कई लोगों को बुलाया था। इसी कार्यक्रम में मायावती भी गई हुई थी जो उस वक्त दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी और शिक्षिका के तौर पर बाकायदा अब कहीं नौकरी कर रही थी। अपने कार्यक्रम के दौरान राजनारायण साहब ने वहाँ पर कई बार हरिजन शब्द कहकर, दलितों को हरिजन शब्द कहकर, हरिजन कहकर संबोधित किया था, जिसका मायावती को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी थी। जब उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उस कार्यक्रम में सारे वक्ताओं के बोलने के बाद जब मायावती का मौका आया, और आपको ये यहाँ बताते चले कि ये मायावती का पहला मंच से कह लीजिए, पॉलिटिकल सोशल कह लीजिए, पहला भाषण था अपने जीवन का। तो जब मायावती का वहाँ बोलने का मौका आया तो उन्होंने इस पूरी बात का बड़ा मुखर शब्द में विरोध किया था और राजनारायण साहब को इंगित करते हुए उन्होंने कहा था कि संविधान में अनुसूचित जाति का शब्द, अनुसूचित जाति इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में वहाँ दिया हुआ है, हमारा प्रोवाइड है वर्ड अनुसूचित जाति, और आप हरिजन कहकर मैंने दलितों का उपहास उड़ा रहे हैं या अपमान कर रहे हैं। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी जब उन्होंने कही तो उनको काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने समर्थन किया और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की दीवार को लांघते हुए मायावती की आवाज़ पहुँची थी उस वक्त कांसीराम साहब के कानों में भी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कांसीराम ने अपने लोगों से इस मायावती जिन्होंने ये वक्तव्य दिया था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उनके बारे में जानकारी एकत्र की और वो इतना प्रभावित हुए इस पूरी बात से कि अपने आप को रोक नहीं सके। और उसी दिन, उसी रात जब घड़ी 1 बजा रही थी, कांसीराम साहब मायावती के उस दिल्ली स्थित आवास में पहुंचते हैं जिस वक्त मायावती का पूरा परिवार
खाना खाने के बाद सोने जा रहा था और कांसीराम ने मायावती के दरवाजे पर दस्तक दी थी। रात के वक्त उनसे मुलाकात हुई। कांसीराम ने उनकी पूरी मायावती की विचारधारा को जाना, सुना, समझा और पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो। तो मायावती ने कांसीराम साहब को जवाब दिया कि वो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हैं और अपने समाज के दलित वंचित लोगों को न्याय दिलाना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम मुख्यमंत्री बन जाओ तो ऐसे 10 IAS अफसर तुम्हारे आगे पीछे फाइल लेके घूमते रहेंगे। ये बात कहीं ना कहीं मायावती के दिल में अंदर तक घर कर गई थी और उस रात की पाठशाला ने मायावती का जीवन इतना बदल दिया कि अगले चंद घंटों में या कुछ दिनों में मायावती अपना पूरा सामान लेकर अपने उस मूल घर को छोड़ के कांसीराम साहब के पड़ोस में, जहां वो दिल्ली में रहते थे, वहां वो रहने चले गई। हालांकि इस पूरी कवायद से उनके पिता प्रभुदयाल काफ़ी परेशान थे और उन्होंने मना किया था मायावती को कि मतलब इस तरह से बिल्कुल ब्लाइंड रूप से आप कांसीराम साहब के पद चिन्हों पर चलने के लिए उनको रोका था। वो एक अब उनका जो मानना था कि ये अधिकारी बने और वो जो परिवार है उनको संभाले, लेकिन मायावती पूरी तरह से प्रभावित थी कांसीराम साहब से और उनके पड़ोस में रहने चलेगी। कुछ दिनों बाद वो जो पड़ोस में मकान था उसको छोड़ के वो पूरी तरह से कांसीराम साहब के मकान में शिफ्ट हो गई और उनकी परछाई बनकर रहने लगी। बाद के दिनों में कई अहम मौक़ों पर भी कांसीराम साहब के साथ वो मंच शेयर करते भी नजर आती रही हैं। कई महत्वपूर्ण मौके पर उनके फैसले को उन्होंने बदला है और अपने फैसले को तरजीह दिलाया है। अजय बोस एक किताब है, उनके लेखक हैं अजय बोस, बहन जी के नाम से वो किताब लिखते हैं और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें खुल कर रखा है, लिखा है वहाँ पर। दरअसल मायावती और कांसीराम साहब के रिश्तों को लेकर कई बार आवाज़ उठते रही है, दबी जुबान से कई तरह तरह की बातें होती रही है, लेकिन अजय बोस अपनी किताब में साफ तरीके से लिखते हैं कि कांसीराम और मायावती के बीच का जो रिश्ता था वो एक निजी भावनात्मक संबंध था। अक्सर उनके बीच ऊंची आवाज़ों में झगड़े होते थे। एक पुराने सहयोगियों के मुताबिक कई बार ये झगड़ा इतना तेज होता था कि आसपास के लोग घबरा जाते थे और वो जो घर था जहाँ पर कांसीराम साहब रहते थे वहाँ पर अगल बगल के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। आपको यहाँ पर एक बताते चलें कांसीराम का मायावती के जीवन में कितना अहम रोल है, वो ये कि मायावती का असली नाम दरअसल जो उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी वो चंद्रावती के नाम से हुई थी, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति में सक्रिय रूप से आने के बाद कांसीराम साहब ने उनको ये नाम दिया था मायावती, जो मायावती आज पूरे देश में फेमस है और राजनीति के इस लड़ाई में उन्होंने अपना झंडा गाड़ के रखा है। कांसीराम साहब के साथ उनकी जैसे जैसे नज़दीकियाँ बढ़ते लगी, पार्टी में अंदरूनी खाने में कुछ लोगों के विरोध के भी स्वर उठे। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि पर्दे के पीछे से सारा खेल दरअसल मायावती करती हैं, कांसीराम सिर्फ अब एक रबर स्टैम्प बन के रह गए। इस प्रकार की बातें उठने लगी और इसी सक्रियता के बीच करीब 7 साल तक कांसीराम के साथ जुड़े रहने के बाद सन 1984 में कांसीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी में वो आधिकारिक तौर पर शामिल हो गई और मायावती ने मुजफ्फरनगर के कैरना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा था। हालांकि उसके बाद 1985 और 1987 में भी वो बिजनौर और हरिद्वार से चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको हार का सामना पड़ा था। मायावती के जीवन में जो पहली जीत थी देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का, वो 1989 में वो बिजनौर लोकसभा से सीट से चुनाव जीती थी। इस लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1994 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए भी चुनी गई। 3 जून 1995 को मायावती बीजेपी-बीएसपी गठबंधन में उत्तर प्रदेश सरकार की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वो उत्तर प्रदेश के इतिहास की गौर करने वाली बात है, मायावती उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। बतौर मुख्यमंत्री उनका दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक रहा था। मायावती का जीवन इतना आसान नहीं था, शुरू से ही वो एक बड़ी संघर्षपूर्ण उनकी लड़ाई रही है वहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचने के। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार, उन्होंने आर्टिकल लिखा है पूरा मायावती के ऊपर और उसमें वो लिखते हैं कि आज मीडिया, ये उनकी अपनी राय भी होगी और जो उन्होंने फीडबैक लिया होगा, वो अपनी किताब उस लेख में लिखते हैं कि मायावती का जो असेट है आज, उनके गहने, उनकी रुतबा, जो सारी चीज़ें, उस पर सबका ध्यान तो जाता है, लेकिन मीडिया या और जो भी लोग हैं उनके उन संघर्ष की जो दास्तान थी या संघर्ष के दिनों का जो उनका जो मेहनत था उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। दिन रात एक करके और अपने नींद सुख चैन का ख्याल नहीं करके मायावती ने
दलित बस्तियों में गलियों गलियों में घूमकर पैदल, साइकिल से, मतलब या जो भी साधन कह लीजिए मिला, उसके आधार पर उन्होंने दिन रात दलित बस्तियों में दिन काटे और संगठन को खड़ा किया है। जाति और मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए मायावती ने समाज के हर वर्ग में अपनी पहुंच बनाई, अपनी पहचान बनाई। सतीश चंद्र मिश्रा उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं आज भी। ये मतलब सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला था, बिल्कुल उसको प्रैक्टिकल रूप से मायावती ने अडॉप्ट किया अपने संगठन में भी और अपने पार्टी में भी और समाज में भी उसको अप्लाई करने की कोशिश उन्होंने किया था। शिक्षिका से राजनेता बनी मायावती देश के सबसे बड़े वाले आबादी वाले राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी थी, लेकिन वो अभी साझा सरकार थी। सन 2007 से 2012 का जो कार्यकाल था वो उनके जीवन का स्वर्णिम कार्यकाल था। पूर्ण रूप से पहली बार बहुमत की सरकार मायावती ने उत्तर प्रदेश में बनाई थी, जिसमें उनका सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से सफल रहा था और उन्होंने उस समय भी कई बड़े फैसले लिए। हालांकि कई बार ऐसा हुआ कि जब वो सरकार में थी तो उनके कुछ फैसलों की आलोचना भी हुई, जैसे कि शशांक शेखर पायलट से नौकर साहब बने शशांक शेखर की नियुक्ति सरीखा मामला हो, या फिर और भी कई चीज़ें हों। लेकिन या फिर दौरों अपने जो विजिट थे उनके जो जिलों में करती थी विकास कार्यों की समीक्षा के समय, उस समय आईएएस अफसरों से और खासकर एक जनपद के जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पैर छूने का मामला हो, तो अपने कुछ फैसलों के चलते आज कुछ कार्यों के चलते सुर्खियों में भी रही और विरोधियों के निशाने पर भी रही मायावती, मीडिया के भी निशाने पर रही। बावजूद इसके जो उनका ट्रेंड था उससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। 1982 में मुख्यमंत्री बीपी सिंह के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन के निदेशक थे शशांक शेखर, जिनको वहां पर कैबिनेट सचिव उत्तर प्रदेश में बना दिया गया था। बाकायदा उनके लिए पद क्रिएट कर दिया गया था। बाद में इसको लेकर विपक्षी दलों ने कोर्ट की शरण ली थी, अदालत में चुनौती मिली तो सरकार ने उनसे कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा था वो वापस कर लिया था। इसके बाद राजनीतिक उठापटक में तमाम पिछली जो विधानसभा चुनाव थी जिसमें अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत मिला, उसमें उनको हार का भी सामना करना पड़ा। उसके बाद अब इस चुनाव में वो पुनः समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने के लिए गठबंधन के तहत वो अपने प्रत्याशी उतार रही हैं और एक नए सिरे से अपनी राजनीतिक पारी को, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए खड़ी हैं। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई थी कांसीराम के साथ जुड़ने से लेकर और अंत तक की, वो बहुत ही कठिन भी थी उनके लिए। बीच के दिनों में कांसीराम को लेके उनके ऊपर तमाम आरोप भी लगे कि उन्होंने उनको नज़रबंद कर दिया है और अब वो कोई फैसले नहीं लेते हैं। बीच के दिनों में जब ये सारा कुछ हुआ तो उस समय जब एक बार अचानक कांसीराम साहब मीडिया के सामने आए तो वो फफक के रो भी पड़े थे, जो उस वक्त के खबरों में काफ़ी सुर्खियों में थी। और बाद के दिनों में उसी दौर का ये जिक्र है कि जब फिर कांसीराम ने अपनी वो जो पूरी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, उसका अपने इसको मायावती को उत्तराधिकारी बना दिया। ये बात थी सन 2001 की, जब कांसीराम ने उनको आधिकारिक रूप से उत्तराधिकारी बना दिया और इसके बाद वो बिल्कुल नेपथ्य में चले गए थे, जिसको लेकर समय समय पर इस प्रकार की बातें उठती रहीं। तो ये थी मायावती के जीवन की कुछ अनछुई पहलू, कुछ ऐसी कहानियाँ जो संभवतः अभी कई लोगों को नहीं पता होगा। ऐसे ही और कहानियों के साथ देश की नामचीन राजनीतिक हस्तियों के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में हम आपको बताएंगे अपने इस कार्यक्रम में शैडो पॉलिटिक्स, जो अनिल राय की लिखी हुई किताब शैडो पॉलिटिक्स पर आधारित है। तो देखते रहिए मेरे साथ नेशनल कवरेज पर शैडो पॉलिटिक्स।